हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। बच्चों, आज की इस क्लास में 10th क्लास हिंदी के 5 नंबर चैप्टर भारत माता के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यह काव्यखंड का 5 नंबर चैप्टर है। पिछले क्लास में हम लोग इसके लेखक परिचय को किए थे, तो आप लोग लेखक परिचय के ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है जो कि लेखक परिचय से पूछा जाता है, तो लेखक परिचय को आप सभी देख लीजिएगा। और आज की इस क्लास में हम लोग इसके इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। जो भी पाठ का प्रश्न उत्तर है इस पाठ का भारत माता था उससे के यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी क्लास में अंत तक बने रहिए, और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। कविता के प्रथम अनुच्छेद पर है, उसमें जो कवि है भारत माता के सुमित्रा नंदन पंत, वह कैसा अनुच्छेद है जो कि प्रकट करते हैं। ध्यान दीजिएगा आंसर पे। प्रथम अनुच्छेद में कवि ने भारत माता के रूपों का सजीवात्मक रूप से प्रदर्शित किया है। प्रथम अनुच्छेद में जो कवि यहाँ पे भारत माता यानी सुमित्रा नंदन पंत जी बतलाते हैं कि जो भारत है वह एकदम सजीवात्मक किस तरह से रहती है, उनके बारे में बताए हैं। जैसे कि गाँवों में बसने वाली भारत माता आज धूल धूसरित सय श्यामला न रहकर उदासीन बन गई है। उसका आंचल मैला हो गया है। गंगा यमुना के निर्माण जल प्रदूषित हो गए। बताते कि गंगा यमुना के जल ही वह प्रदूषित हो गए हैं। इसकी मिट्टी में पहले जैसी प्रतिमा और यश नहीं है। आज यह उदास हो गई है। तो प्रथम पद में यह बताते हैं। समझ गए आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत माता अपने ही घर में ग्राम वासिनी क्यों बनी हुई है। देखिए, भारत माता अपने ही घर में ग्राम वासिनी क्यों बनी हुई है। चलिए क्या बतलाते हैं कवि, इस पे ध्यान दीजिएगा। भारत को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा था। देखिए, भारत जो कि अंग्रेजों ने गुलामी के, भारत पर किसका राज्य चल रहा था, तो अंग्रेजों का राज्य चल रहा था। भारत था जो कि अंग्रेजों का गुलाम था, जो कि अभी ब्रिटेन है। ब्रिटेन वर्तमान में इस देश पर अंग्रेजी हुकूमत कायम थी। यहाँ की जनता का कोई अधिकार नहीं था। अपने घर में रहकर पराय आदेश को मानना व्यवस्था थी। बिल्कुल परतंत्रता की बेरी में जकरी काल के कुचक्र में फंसी विवश भारत माता चुप अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचार को देख रही थी। यहाँ की धरती दूसरे के अधीन थी। भारत माँ के पुत्र स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते थे। इसलिए कवि ने परतंत्रता को दर्शाते हुए मुखरित किया है कि भारत माता अपने ही घर में ग्राम वासिनी है। देखिए, यह कविता है जो कि भारत जब यह देश गुलाम था उसी टाइम लिखा गया था। भारत, देखिए पूछा जाए यह कविता लिखी गई तो भारत की परतंत्रता काल में, तो उसी समय की वर्णन करते हैं। कवि बताते हैं कि अभी जो भारत है यह दूसरे के अधीन है। यहाँ का भारत माँ की ही सपुत्र है, भारत माता की पुत्र, लेकिन भारत में ही स्वतंत्र नहीं रह सकता है, दूसरे के अधीन है। इसी को बतलाते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन, कविता में कवि भारतीयों को कैसा चित्र खींचता है। देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने दर्शाया है कि परतंत्र भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी। बतलाते हैं कवि कि जो भारत था वह दूसरे के अधीन था, परतंत्र था, और इसका स्थिति है जो कि बिल्कुल दयनीय था, मतलब कि निचले स्तर का था। अंग्रेजों ने सुसंपन्न, सुसंस्कृत, सभ्य, शिक्षित, यहाँ पे होगा शिक्षित और सोने की चिड़िया स्वरूप भारत को निर्धनता दीनता की हालत में ला दिया। देखिए, भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। सॉन्ग भी आप लोग सुने होंगे। भारत को क्या कहा जाता था, सोने के चिड़िया कहा जाता था। एकदम संपन्न था, शिक्षित था, और सोना का यहाँ पे भंडारा ही था। लेकिन जो अंग्रेजों ने शासन किया तो सारा स्थिति है जो कि एकदम दयनीय हो गया, सारा चीज़ लूट कर के ले गया। परतंत्र भारतीयों को नंगे बदन भूखे रहना पड़ता था। यहाँ की 30 करोड़ जनता शोषित, पीड़ित, मूठ, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन एवं वृक्षों के नीचे निवास करने वाली थी। ऐसा स्थिति अंग्रेजों बना दिया कि देखिए, भूखा रहना पड़ता था, लोगों को नंगा रहना पड़ता था। उसके बाद घर भी नहीं, अशिक्षित, निर्धन, और पेड़ों के नीचे अपना कहीं कहीं छुपकर भी जीवन है जो कि व्यतीत करते थे। कवि ने भारत
वासियों के दीन हालत की यथार्थता को दर्शाया है, अर्थात तत्कालीन भारतीय मूढ़, असभ्य, निर्धन, अशिक्षित, क्षुधित का पर्याय बन गए थे। देखिए, पूछा जाएगा कि भारत माता कविता में भारत को सूचित किया गया तो असभ्य, मूढ़, निर्धन, अशिक्षित, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? बतलाते हैं कि भारत माता का ह्रास मतलब भारत माता की कमी है, यानी कि इसका जो स्तर है वह राहु ग्रसित नीचे क्यों होता दिखाई देता है, ध्यान दीजिएगा। विदेशियों के द्वारा बार बार लूटने रौंदने से भारत माता का चित्र विकीर्ण हो गया है। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने लूटना शुरू कर दिया, आज यह दूसरों के द्वारा रौंदी जा रही है। जिस समय कविता लिखा गया उस समय बतलाते हैं कि आज यह जो कि दूसरे के द्वारा रौंदी जा रही है। जिस तरह धरती पर सब बोल सहन करती है, उसी तरह यह भारत माता भी सबका ध्वंस, उपद्रव आदि सहज भाव से सहन करती है। चंद्रमा अनायास राहु द्वारा ग्रसित हो जाती है, उसी तरह यह धरती भी विदेशी आक्रमणकारी जैसे राहु से ग्रसित हो गया है। देखिए, यह है जो कि इसका 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी समझ गए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डाउट नहीं होना चाहिए। और कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञान मूठ क्यों कहता है? चलिए इसके आंसर को देखेंगे, तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और ध्यान दीजिए इसका। देखिए, भारत सत्य, अहिंसा, मानवता, सहिष्णुता आदि का पाठ सारे विश्व को पढ़ाता था, किंतु आज इस क्षितिज पर अज्ञानता की प्रकाष्ठा चारों तरफ फैल गई है। लूट खसोट, अलगावाद, बेरोजगारी आदि जैसी समस्या उसको निशेष करते जा रहे हैं। बेरोजगारी की तो अभी बात ही नहीं है कि बेरोजगार तो इतना है, कहना ही नहीं है। मुखमंडल सदा सुशोभित रहने वाली भारत माता के चित्र धूमिल हो गए हैं। धरती, आकाश आदि सभी इसके प्रभाव से ग्रसित हो गए हैं। आज सर्वत्र अंधविश्वास, अज्ञानता का साम्राज्य उपस्थित हो गया है। इसी कारण कवि ने इसे ज्ञानमूठ कहा है। समझ गए आप सभी ज्ञानमूठ क्यों कहा गया है भारत माता को? चलिए, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? कवि क्यों बताते कि आज भारत माता का तप है, यहाँ के संयम जो कि सुशोभित है? देखिए ध्यान दीजिए, विदेशियों द्वारा बार बार पद दलित करने के उपरांत भी भारत माता के सहृदयता के भाव को नहीं रौंदा गया है। इसकी सहनशीलता आज भी बरकरार है। देखिए, भारत की सहनशीलता तो बरकरार रहेगा ही। भारत अभी जो कि एकदम सहनशीलता बरकरार है, आज भी यह अहिंसा का पाठ पढ़ाती है। बिल्कुल अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है। लोगों के भय को दूर करती है। सब कुछ खो देने के बाद भी यह अपने संतान में वसुधैव कुटुंबकम की ही शिक्षा देती है। यह भारत माता के तप का ही परिणाम है कि उसकी संतान सहिष्णु बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, व्याख्या करने के लिए कहा गया है। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, चिंतित भीरिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, तमित नयन नम बसुआचित। देखिए बसुआच्छादित, इसका हम लोग व्याख्या करेंगे। व्याख्या आपको ध्यान रखना है, व्याख्या किस तरह से स्टार्ट करना है। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के सुमित्रानंदन पंत रचित भारत माता पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ने परतंत्र भारत का साकार चित्रण किया है। भारतीय ग्राम के खेतों में उगे हुए फसल को भारत माता का श्यामला शरीर मानते हुए कवि ने कहा है कि भारत की धरती पर सुनहरा फसल सुशोभित है और वह दूसरों के पैरों में दले रौंद दिए जाते हैं। देखिए, प्रस्तुत व्याख्यान में कवि ने कहा है कि भारत पर अंग्रेजी हुकूमत कायम हो गई है। यहाँ के लोग अपने ही घर में अधिकार विहीन हो गए हैं। पराधीनता के चलते यहाँ की प्राकृतिक शोभा भी उदासीन प्रतीत हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कवि की स्वर्णिम फसल पैरों तले रौंद दी गई है
और भारत माता का मन सहनशील बनकर कुंठित हो रही है। इसमें कवि ने पराधीन भारत की कल्पना को मूर्त रूप में दिया है। देखिए, पराधीनता के समय में कविता लिखा गया, उसी समय के वर्णन में बतलाते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है बिल्कुल दयनीय है उसी को। उसके बाद ख नंबर देखिए, प्रस्तुत पंक्ति, इतना तो आपको लिख ही देना है। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के भारत माता पाठ से उद्धत है, जो सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। इसमें कवि ने भारत का मानवीकरण करते हुए पराधीनता से प्रभावित भारत माता के उदासीन, दुखी एवं चिंतित रूप को दिखाया है। देखिए व्याख्या, प्रस्तुत व्याख्यान में कवि ने चित्रित किया है कि गुलामी में जकड़ी भारत माता चिंतित है। उनकी भ्रीकुटी से चिंता प्रकट हो रही है। क्षितिज पर गुलामी रूपी अंधकार की छाया पड़ रही है। माता की आंखें अश्रुपूर्ण है और आंसू वाष्प बनकर आकाश को आच्छादित कर रही है। बताते हैं कि भारत माता की जो आँख है वह आंसू से भरा पड़ा है और आंसू है जो कि वाष्प बनकर आकाश में जा रहा है। इसके माध्यम से स्वतंत्रता की दुखद स्थिति का दर्शन कराया गया है। पराधीन भारत माता उदासीन है, इसका बोध कराने का पूर्ण प्रयास किया गया है। बिल्कुल बतलाते हैं कि अभी का जो भारत माता है बिल्कुल उदासीन है, क्या स्थिति हो गया है दयनीय, इसी के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञान मूठ क्यों कहता है। देखिए, गीता क्या है, तो गीता महाभारत का ग्रंथ। देखिए, गीता एक ग्रंथ है हिंदुओं का, तो गीता प्रकाशिनी मानकर भी इसे ज्ञान मूठ, बिल्कुल अज्ञानी क्यों बताते हैं कवि, इसे ध्यान देखिए। अबे यार, चलो ध्यान दीजिए। यह सर्वविदित है कि प्राचीन काल से ही भारत जगत गुरु कहा गया है। बिल्कुल भारत है जो कि प्राचीन काल से ही जगत गुरु कहा जा रहा है। आप लोगों को भी यहाँ पे गर्व महसूस होना चाहिए कि भारत है जो कि एकदम जगत गुरु, विश्व गुरु है। वेद, वेदांग, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान की शोध स्थली भारत विश्व को ज्ञान दे रहा है। गीता जो मानव को कर्मन्त्या का पाठ पढ़ाता है, जिसमें मानवीय जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे हैं, यही सृजित किया गया है कि लेकिन परतंत्र भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है कि यहाँ के लोग खुद दिशा विहीन हो गए हैं, दास्ता में बंधकर अपने अस्मिता को खो दिए हैं। आत्मनिर्भरता समाप्त हो या प्रायलंबी जीवन निकृष्ट, नीरस, अज्ञानी, निर्धन एवं असभ्य हो गया है। देखिए, जीवन है बिल्कुल निकृष्ट हो गया है, नीरस हो गया है, कोई रस नहीं है, कोई मज़ा नहीं है जीवन जीने में, अज्ञान हो गया है, निर्धन हो गया है। इसलिए कवि कहते हैं कि भारत माता गीता प्रकाशिनी है, फिर भी आज ज्ञान मूठ बनी हुई है। तो गीता प्रकाशिनी तो है, लेकिन देखिए उस समय की स्थिति ऐसी थी कि बिल्कुल कोई भी काम है जो कि नहीं चल रहा था। इसलिए कवि ज्ञान मूठ बताते हैं कि अज्ञानी बतलाते हैं भारत माता को। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, भारत माता कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। सो बच्चों, यहाँ पर हम लोग काव्यखंड के 5 नंबर चैप्टर भारत माता है, जिसके लेखक है सुमित्रानंदन पंत, तो इसके सारांश को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप सभी अंत तक बने रहिए। भारत कभी धन, धर्म और ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी था, किंतु आज कितना बदला सा है यह देश। इसी भारत की यथार्थवादी तस्वीर उतारती पंत की ग्राम्या से संकलित यह कविता हिंदी के श्रेष्ठ प्रगीतों में है। देखिए, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि यह कविता है जो कि भारत के स्वतंत्रता काल में लिखा गया था, यानी कि भारत जिस समय अंग्रेजों का गुलाम था उस समय यह कविता लिखा गया था, उस समय की स्थिति को बताया गया था। तो ध्यान दीजिए, उस समय की स्थिति के बारे में कवि किस तरह से बताते। देखिए, यहाँ कवि ने भारत का मानवीकरण करते हुए उसका चित्रण किया है। भारत माता गांव वासनी, दूर दूर तक फैले हुए इसके श्याम खेत नहीं, धूल भरे आंचल है। गंगा और यमुना के जल मिट्टी की इस उदास प्रतिमा में आंखों से बरसते हुए जल है। दीनता से दुखी भारत माता अपनी आंखें नीचे किए हुए है, होठों पर निशब्द रोदन है और युगों से यहाँ छाए अंधकार से त्रस्त यह अपने घर में ही बेगानी है। सब कुछ इसी का है, किंतु नियमित का चक्र है कि आज इसका कुछ नहीं है, दूसरे ने अधिकार जमा लिया है। उस समय अंग्रेज़ों ने अधिकार जमा लिया था। तो बताते हैं कि सब चीज़ तो भारत का ही है, लेकिन ऐसा अभी आ गया है, तो ऐसा स्थिति है कि अधिकार है जो कि दूसरों ने जमा लिया है।
इसके 30 करोड़ पुत्रों। देखिए, कविता लिखे जाने तक भारत की आबादी इतनी थी। देखिए, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जिस समय यह कविता लिखा गया था, उस समय की बात बताते हैं कि उस समय करीब 30 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। तो 30 करोड़ पुत्रों कविता लिखे। देखिए की दशा यह है कि वे प्रायः नंगे हैं, अधपेटे हैं, इनका शोषण हो रहा है, ये अशिक्षित। भारत माता मस्तक झुकाए वृक्ष के नीचे खड़ी है। देखिए, अधपेटे, बिल्कुल भूखे सोना पड़ रहा है। उसके बाद नंगे है, ऐसा स्थिति हो गया कि नंगा रहना पड़ रहा है। इसी को बताते हैं। भारत के खेतों पर सोना उगता है, पर इस देश को दूसरे अपने पैरों से रौंद रहे हैं। बताते हैं कि भारत के खेतों में सोना उगता है, लेकिन स्थिति ऐसा आ गया है कि अंग्रेजों के द्वारा यह पैरों तले रौंदे जा रहा है। कुठित मन के हृदय हार रहा है, होठ थरथरा रहे हैं, पर मुंह से बोली नहीं निकल रही। लगता है कि इस शरत चंद्रमा को राहु ने ग्रस्त दिया है। भारत माता के माथे पर चिंता की रेखाएं हैं, आंखों में आंसू भरे हैं। बताते हैं कवि कि भारत माता की जो माथे है, इस पर चिंता की रेखाएं उभरी हुई है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। मुखमंडल की तुलना चंद्रमा से है, किंतु गीता के संदेश देने वाली यह जननी मूठ बनी है। बताते गीता की जैसी संदेश देने वाली यह भारत माता है, जो कि अभी एकदम मूठ बनी हुई है, असभ्य अशिक्षित बनी हुई है। किंतु लगता है आज इसकी अब तक की तपस्या सफल हो रही है। इसका तप संयम रंग ला रहा है। अहिंसा का सुधा पान कराकर यह लोगों का भय, भ्रम और तय दूर करने वाली जगत जननी नए जीवन का विकास कर रही है। तो यह है जो कि कविता का सारांश है। आई होप आप सभी इसे समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है। आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, इस तरह से रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल। पिछले क्लास को आप सभी देखते रहिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आज का क्लास कैसा रहा। बाय एवरीवन।